अस्सलाम वालेकुम। हमने बहुत सारी वीडियोस की हैं एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन पे, लेकिन मैंने सोचा एक और वीडियो करूं जिसमें एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन के सबूतों को थोड़ा और गहराई में पेश करूं। कहा जाता है कि बायोलॉजी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समझ में ना आएं अगर उन्हें एवोल्यूशन की रोशनी में ना देखा जाए। और ऐसा एक बहुत मशहूर बायोलॉजिस्ट थे जो ये कहते थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और ये जो इन्होंने कहा है ये बिल्कुल सच है, और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन के जो सबूत हैं उनकी तारीफ करें और उनको समझें, क्योंकि एवोल्यूशन की थ्योरी से पहले बायोलॉजी सिर्फ मुशाहिदा और दर्जाबंदी के लिए इस्तेमाल होती थी, बिना किसी नैरेटिव या वजाहत के कि ये सब वजूद में आया कैसे। और चूंकि डार्विन इस थ्योरी को लाए थे 19th सेंचुरी के दरमियान में, हमारे पास तब से बहुत सारे तरीके मौजूद हैं इसको साबित करने के लिए बनिस्बत सिर्फ मुशाहिदों के। हमारे पास फॉसिल और इसकी तारीख पता करने के तरीके मौजूद हैं जिससे हमें मज़ीद सबूत मिलते हैं। हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक्स के टूल्स मौजूद हैं जो मज़ीद मजबूत सबूत फ्राहम करते हैं। तो जब लोग कहते हैं कि ये सब सिर्फ थ्योरी है, कोई सबूत नहीं, तो वो गलत है। और जैसा कि एक मशहूर बायोलॉजिस्ट ने कहा कि जितना हमको बायोलॉजी के बारे में मालूम है और जो तरक्की हमने इसमें हासिल की है वो कोई मानी नहीं रखती अगर ये सब ना होता। तो इस वीडियो में मैं बुनियादी तौर पर एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन के 3 मुख्तलिफ तरह के सबूतों पर बात करूंगी। सबसे पहला है स्ट्रक्चरल, और ये वो चीज़ें हैं जिनका डार्विन जैसे लोगों ने मुशाहिदा किया हो और जिसका लोग बहुत अरसे से मुशाहिदा करते आ रहे हैं बायोलॉजी में। लेकिन एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन बहुत मानी रखना शुरू कर देता है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैक्रो स्ट्रक्चर की, वो चीज़ें जिनको हम आँखों से देख सकते हैं या फिर एक माइक्रोस्कोप की मदद से भी। अगला जो लेवल है और या जो मरहला है जिसके बारे में हमने तकरीबन पिछले 100 सालों में सीखा है माइक्रो लेवल पे, वो है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी ख़ास तौर पर जेनेटिक्स में, तो इसने बहुत यकीनी बना दिया है एवोल्यूशन की थ्योरी को। और जो आखिरी चीज़ है जिसको हम देखेंगे वो है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, यानी बराह रास्त मुशाहिदा। और ये वो जगह है जहाँ हम थ्योरी से भी आगे चले जाते हैं, हम इसको होता हुआ देख सकते हैं। कुछ लोग जैसे कि कहते हैं कि ये हज़ारों साल पहले हुआ था, सिर्फ एक थ्योरी है, किसी ने इसको होता हुआ नहीं देखा। हालांकि सबूत भी मौजूद हैं, लेकिन किसी को सही तरह से नहीं पता कि ये हुआ भी था या नहीं। लेकिन अगर आप चीज़ों को बराह रास्त होता हुआ देख रहे हैं तो आप यकीन से कह सकते हैं कि ये हो रहा है। और जैसा कि हम इस वीडियो में देखेंगे कि एवोल्यूशन ना कि सिर्फ हज़ारों लाखों सालों में होती है, बल्कि हम इसे हर वक्त होता हुआ देख सकते हैं एक इंसानी ज़िंदगी में भी, जैसे कि कुछ महीने या साल। तो अब इन सब को एक एक करके देखते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चरल के बारे में। ये एक बहुत हाई लेवल जायज़ा है, मैं चाहूँगी कि आप खुद इस पर थोड़ी सी तहकीक करें। आपको बहुत 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 से इस तरह के सबूत मिल जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी वो है होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, और ये आप हर वक्त बायोलॉजी की दुनिया में देखते रहते हैं। और जो लफ्ज़ है होमोलोगस, इसका मतलब है वो चीज़ें जिनका स्ट्रक्चर या जिनकी साख्त मिलती जुलती हो, एक जैसे हो इनके स्ट्रक्चर्स, इसी तरह की पोजीशन होती है, मिलती जुलती एंसेस्ट्री। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही फंक्शन भी हो या ये एक जैसा ही काम करते हों। और यहाँ आप देख सकते हैं मिसाल एक इंसानी हाथ की, जिसे 4 आर्म कहते हैं। आप एक इंसान का 4 आर्म और कलाई देख सकते हैं, और फिर आप होमोलोगस स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं एक कुत्ते, परिंदे और व्हेल की। और हालांकि ये हिस्सा इन जानवरों का, इनके फंक्शंस बहुत मुख्तलिफ हैं। जैसे कि इंसान अपने हाथों पर नहीं चलता, कुत्ता हालांकि चलता है अपने हाथों पर, परिंदा बिल्कुल भी नहीं चल रहा, वो इनको इस्तेमाल करके अपने परों को चला रहा है। और जो व्हेल है ये इनका असल में फिन बना रही है, जिससे इनको मदद मिलती है पानी के अंदर तैरने की। और हालांकि जैसा कि मैंने कहा इनके फंक्शंस बहुत बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं और बाहर से देखने में भी ये मुख्तलिफ लगेंगे, लेकिन अगर आप इनकी हड्डियों के स्ट्रक्चर्स को देखें ये बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। और जिस तरह इनको रंग दिया हुआ है आप खुद भी देख सकते हैं, तो ये एक बहुत मजबूत इशारा है कि शायद इंसानों, कुत्तों,
परिंदों और वेल्स का एक ही एंसेस्टर हो। एंसेस्टर से मुराद है आबाओ अजदाद, करीबी माजी में, बनिस्बत दूसरे जानवरों या कह लें ऑर्गेनिजम्स के जिनके स्ट्रक्चर्स इतने होमोलोगस ना हों जैसे इनके हैं। अब ये वो सारी स्पीशीज़ हैं जो आजकल वजूद में हैं, ये वो स्पीशीज़ हैं जो इस दुनिया में आजकल मौजूद हैं, लेकिन हम इनके स्ट्रक्चरल सबूत भी देख सकते हैं फॉसिल रिकॉर्ड की गहराई में जाकर। पिछले कुछ 100 सालों में हम बहुत बेहतर हो गए हैं पत्थरों की मुख्तलिफ लेयर्स को देखने में, यानी रॉक स्ट्राटा की मुख्तलिफ लेयर्स को देखने में और इनको एक तारीख देने में। हम ये कह सकते हैं सिर्फ इनको देख कर और पढ़ कर कि ये वाली लेयर शायद इतने लाखों सालों पहले बिछाई गई थी, ये दूसरी वाली कुछ इतने सालों पहले, ये वाली ज़्यादा रिसेंट थी, ये वाली इससे भी ज़्यादा, और फिर इनमें मौजूद फॉसिल्स को देखकर ये कहना कि ठीक है 20 मिलियन साल पहले स्पीशीज़ मौजूद थे जो कुछ इस तरह दिखते होंगे, और फिर 10 मिलियन साल पहले कुछ स्पीशीज़ थे जो शायद ऐसे दिखते हों। और इसकी एक मिसाल है, अगर आप एक घोड़ा नुमा जानवर को देखें तो ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं घोड़ों की, ज़ेब्रास की, गधों की, म्यूल्स की वगैरह वगैरह, और जो नए वाले जानवर हैं इनकी हड्डियों के स्ट्रक्चर्स ये हैं। लेकिन अगर आप फॉसिल रिकॉर्ड को देखें 12 से 5 मिलियन साल पहले तक, तो आपको फॉसिल्स नज़र आएंगे जो दिखने में ऐसे होंगे, और ये काफ़ी करीब करीब है इनसे मिलने में। तो ये बहुत काबिल एतमाद है कि आपके पास एवोल्यूशन हो सकती है इससे इस तक, लेकिन इसके बाद आप और पीछे जाते हैं और एक बार फिर आपको मिलती जुलती चीज़ नज़र आएगी। तो ये एक बहुत ग्रेजुअल, बहुत स्लो और बहुत आहिस्ता होने वाला अमल है। ये वाला हो रहा था 12 से 5 मिलियन साल पहले, ये हैं 16 से 12 मिलियन साल पहले, और ये वाले हैं 34 मिलियन साल और इससे भी पहले के। और आप देख सकते हैं कि ये कितने आराम से हो रहा है एक लंबे तवील अरसे में। आपके पास वेरिएशन होती है स्पीशीज़ में, और वो वेरिएशन आती है माहौल की वजह से। माहौल यानी इन्वायरमेंट शायद तब्दील हो जाए या मुख्तलिफ चीज़ें हों, तो आपके पास मौजूद हैं मुख्तलिफ तरह की सिलेक्शन, मुख्तलिफ तरह के कॉम्बिनेशंस सामने आते हैं। वो इस एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा मुनासिब होते हैं, वो बेहतर तरीके से रिप्रोड्यूस करना शुरू होते हैं, वो फिर बन जाते हैं डोमिनेंट स्पीशीज़, या वो इकोसिस्टम में ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर लेते हैं। और फिर आपके पास आती है हेरिटेबल तब्दीली ट्रेड्स की या खसलतों की वक्त के साथ साथ। तो अब जब आप फॉसिल रिकॉर्ड्स को देखते हैं तो ये बात समझ में आती है कि ठीक है, ये मजबूत सबूत है एवोल्यूशन का, कि जो हम आजकल जानवर देख रहे हैं ये ऐसे ही बस दुनिया में नहीं आ गए, और ऐसा भी नहीं कि ये बिल्कुल भी नहीं बदले वक्त के साथ साथ, लेकिन असल में एक मुसलसल तब्दीली है जो हम देख भी सकते हैं बराह रास्त फॉसिल रिकॉर्ड की मदद से। अब जो अगला सबूत है जिस आदमी ने ये सबसे पहले बनाया था, इसका नाम है हैकेल। काफ़ी मुतनाज़ा शख्सियत थी ये, इसकी काफ़ी जाली थ्योरीज थी, या यहाँ तक ये जो डायग्राम इसने बनाई थी ऐसा लगता है कि इसने जानबूझकर इसको थोड़ा ख़राब बनाया ताकि अपनी बहस को दुरुस्त करार दे सके बाद में। लेकिन जदीद मुशाहिदात के साथ भी ये ड्राइंग्स सही होने के काफ़ी करीब हैं, और ये काफ़ी दिलचस्प बात है। ये दिखा रहा है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक पूरे स्पीशीज़ की सीरीज़ या तसलसल की। एक मछली जो बाएं जानिब है, इससे रेप्टाइल तक, फिर इससे परिंदों तक, और इससे मैमल्स तक, और फिर आखिर में इंसानों तक। और आप शुरू की स्टेजेस में देख सकते हैं कि ये बहुत बहुत मिलते जुलते हैं। हकीकत में आप प्रोटोगिल स्लिट्स देख सकते हैं इन सब जानवरों में, जो बाद में जाकर फ़र्क कर लेती हैं इन चीज़ों में जो इसे बनने वाले जानवर के लिए ज़्यादा मुनासिब साबित हो। और हैकेल जो हैं ये वही आदमी है जिसने दावा किया था कि ऑन्टोजनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजनी, जिसका साफ अल्फाजों में मतलब है कि आपकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है ये कहानी बता रही है एवोल्यूशनरी रास्ते की या इर्तिकाई रास्ते की, जो कि सच नहीं है। लेकिन आप आज भी लोगों को ये कहते हुए सुन सकते हैं। लेकिन इसकी ड्राइंग्स और इसकी ऑब्जर्वेशंस ये बहुत दिलचस्प सबूत हैं जिससे पता लगता है कि तकरीबन हर जिंदा चीज़ का एक कॉमन या एक आम एंसेस्टर है। ओरिजिन्स इनके एक से ही हैं जो वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ होते गए, और इस अमल की बदौलत जिसको नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। तो अभी तक जो भी मैंने बातें की हैं वो मैक्रो स्ट्रक्चर से ताल्लुक़ रखती हैं, वो चीज़ें जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या अपनी आंखों से देख सकते हैं।
अब जो अगली चीज़ इसके बारे में मैं बात करूँगी, आप इनको माइक्रो स्ट्रक्चर्स की तरह भी ले सकते हैं और ये है माइक्रोबायोलॉजी। और जितना ज़्यादा हम समझने की कोशिश करते हैं माइक्रोबायोलॉजी को, उतना ज़्यादा ही दिलचस्प एवोल्यूशन का केस बनता रहता है, क्योंकि अगर हम हर जिंदा चीज़ को देखें तो इसमें डीएनए मौजूद होता है। किस तरह वो डीएनए अपनी कॉपीज़ बनाता है, किस तरह से वो ट्रांसलेट और ट्रांसक्राइब होता है, ये सब बहुत मिलता जुलता है हर जिंदा चीज़ में। ये जो ख्याल है कि डीएनए में कोड्स होते हैं प्रोटीन्स के जो बने हुए होते हैं अमाइनो एसिड्स से, एक ऐसी चीज़ है जो हम हर वक्त बायोलॉजी में देख रहे होते हैं, जो एक बार फिर इशारा देता है एक कॉमन या आम एंसेस्टर की तरफ। बहुत सारे प्रोटीन्स बहुत मिलते जुलते, यहाँ तक कि ज़्यादा मिलते जुलते हैं बनिस्बत अगर आप मैक्रो लेवल पे देखें या फिर स्ट्रक्चरल लेवल पे भी मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दरमियान। और ना कि सिर्फ ये शेयर करते हैं कॉमन माइक्रो स्ट्रक्चर्स और अमल, लेकिन जो असल मालूमात होती हैं डीएनए के अंदर, ये सब भी बहुत मजबूत सबूत हैं एवोल्यूशन के लिए। तो ये एक तस्वीर है, मुझे एक वेबसाइट से मिली है 23andme.com। लेकिन ये और इसी तरह का दूसरा डेटा जो कि इससे बहुत मिलता है, ये बता रहा है कि कितनी जेनेटिक मुमासिलत है मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दरमियान। और ये जो नंबर्स हैं ये बता रहे हैं कि कितनी ज़्यादा जेनेटिक मुमासिलत है हम इंसानों और चिंपैंजीज़, चूहों, मक्खियों, यीस्ट और पौधों के दरमियान। और जो ये बात है कि हमारे 26% जीन्स बिल्कुल कॉमन हैं यीस्ट के साथ, ये बहुत ही कोई हैरानकुन बात है, क्योंकि मैक्रो लेवल पे ऐसा लगता नहीं है कि हमारे और यीस्ट के दरमियान कुछ भी आम होगा या कुछ भी कॉमन होगा। लेकिन जब आप माइक्रोबायोलॉजिकल लेवल पर उतरते हैं तो अच्छी खासी मुमासिलत है हमारी यीस्ट के साथ। और चिंपैंजीज जो हैं, हम इनसे रिलेट ज़रूर करते हैं, इनके चेहरे के एक्सप्रेशंस इंसानों से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, इनका तर्ज अमल इंसानों से बहुत मिलता जुलता है और इनकी जीन्स भी यही बताती हैं कि वो इंसानों के कितने करीब हैं। और यहाँ तक कि चूहा भी बहुत करीब है। अगर एक पूरी ट्री ऑफ लाइफ को देखें जेनेटिक एविडेंस की बुनियाद पर, चूहे जैसी चीज़ें, यहाँ तक कि मक्खियाँ भी इंसानों से बहुत मिलती जुलती हैं। ख़ास तौर पर अगर आप इसको कंपेयर करें या इसका मवाजना करें बैक्टीरिया या पौधे से। लेकिन एक बार फिर आप बांटते हैं ये सारे कॉमन अमल, और चूँकि अब हम पैमाइश कर सकते हैं कि चीज़ें कितनी करीब और दूर हैं, ये हमको बहुत दुरुस्त ट्री ऑफ लाइफ बनाने में मदद कर सकता है। ख़ास तौर पर जब हम सोचते हैं कि हमारे एवोल्यूशनरी कॉमन एंसेस्टर्स कितना पीछे तक जाते हैं। अब जो आखिरी चीज़ जिसके बारे में मैंने वादा किया था कि बात करूंगी, वो है डायरेक्ट एविडेंस, यानी बराह रास्त सबूत। डायरेक्ट सबूत एवोल्यूशन का, और इसके बारे में मैंने पहले एवोल्यूशन की वीडियो में बात की थी। लेकिन जो डायरेक्ट सबूत है इसको हम हर वक्त देखते हैं इन चीज़ों के साथ, जैसे कि बैक्टीरिया। कह लें कि आपके पास है बैक्टीरिया एक जगह बढ़ता हुआ, और हमारे पास हैं एंटीबायोटिक्स जो हम अपने जिस्म में इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए। लेकिन जो वजह है जिसकी वजह से बहुत से फिजिशियंस और साइंसदान मना करते हैं कि ज़्यादा एंटीबायोटिक्स नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ये इस्तेमाल करेंगे ये एक बहुत मजबूत नेचुरल सिलेक्शन अमल का सबब बनता है इस बैक्टीरिया के लिए जो रेजिस्टेंट होंगे इस एंटीबायोटिक के। तो अगर आप एक एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते रहेंगे और बैक्टीरिया तब्दील होते जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशंस बनती जाएंगी, तो बहुत सारे बैक्टीरिया मर तो जाएंगे, लेकिन अगर कोई एक भी जो इस एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंट होगा तो इसके सारे हरीफ यानी कंपेटिटर्स तो मारे जाएंगे, और फिर जो वो ड्रग रेजिस्टेंट सुपर बग होगा वो पागल हो जाएगा, और फिर वो एंटीबायोटिक कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी उसका। और अगर आप आजकल साइंस को देखें या मेडिसिन को देखें, ये एक तरह से आर्म्स रेस है। आपके पास एक मुसलसल ज़रूरत है नई एंटीबायोटिक्स बनाने की, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया बनता जा रहा है ड्रग रेजिस्टेंट। वो बर्दाश्त करता जा रहा है इन सारी ड्रग्स को। वो बन रहे हैं जिनको अमूमन सुपर बग कहते हैं, जहाँ पे वो रेजिस्टेंट होते हैं मौजूदा एंटीबायोटिक्स के। और ये है एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन जो हो रही है इंसानी सतह पर, इंसान की आंखों के सामने। आप फ्लू वायरस के बारे में वही सोच सकते हैं जहां आपको हर साल इस फ्लू वायरस की नई वैक्सीन लगानी पड़ती है, क्योंकि वो वायरस तब्दील होता रहता है। तो आज के लिए
اتنا ہی.